बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्सीलेंस एंड रिसर्च फैक्ट्स। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा बताया जाता है और इसकी अवेयरनेस के लिए भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत होती है कि इसकी मुतालिक आगाही हो। आज हम फिट्स को डिस्कस करेंगे। फिट्स को आम जुबान में सीजर्स भी बोलते हैं और इसको कुछ लोग कन्वल्जन्स भी बोलते हैं। फिट्स न्यूरोसाइकेट्री या साइकेट्री या न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पाए जाने वाला बहुत सारी बीमारियों की एक बहुत बड़ी अलामत है, जिसको आमतौर पर लोग एपिलिप्सी के साथ अटैच करके रखते हैं। लेकिन फिट्स जो है ये एक्चुअली दो अकसाम का होता है। एक को हम एपिलिप्टिक फिट्स बोलते हैं, जो एपिलिप्सी ही की एक बहुत बड़ी अलामत है, एपिलिप्सी में पाया जाता है। और एक होता है नॉन एपिलिप्टिक फिट्स। नॉन एपिलिप्टिक फिट जो है ये एपिलिप्सी के अलावा कुछ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या इसको पहले पहल हिस्टीरिया बोलते हैं, आजकल इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से याद किया जाता है। तो नॉन एपिलेप्टिक फिट्स उसके जुमरे में आते हैं। तो आज हम इन दो फिट्स के बीच में फर्क को भी पढ़ेंगे कि एपिलेप्टिक फिट्स का पैटर्न कैसे होगा और नॉन एपिलेप्टिक फिट्स का पैटर्न कैसे होगा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि एपिलेप्टिक फिट्स के अंदर इन अलामात की वजूहात की वजह से ये एपिलिप्सी हो सकती है। तो एपिलिप्सी इज मोर डेंजर, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, मरीज की जान ले सकती है। जबकि नॉन एपिलेप्टिक फिट जो होते हैं वो फिर जानलेवा नहीं होते, उसके पीछे कुछ डिप्रेशन के वजूहात हो सकते हैं। तो हम इस फर्क की वजह से उसके मुतालिक आगाही के मुहिम में भी हिस्सा ले सकते हैं, उसकी आगाही भी फैला सकते हैं लोगों में। एक अवेयरनेस ला के इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये है कि फिट्स के मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली बताऊं कि वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के अंदर फिट्स के कितने केसेस हो सकते हैं, या ये कितना पाया जाता है और ये क्यों, किस तरीके से हो सकता है, इसके वजूहात भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पहले जरा ये बता दूं कि फिट्स होते क्या है। फिट्स असल में सडन इलेक्ट्रिकल अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ब्रेन में किसी एक फोकल एरिया में या एक लोब के लेवल पे या इससे कम और ज्यादा लेवल पे ये हो सकता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द ब्रेन है, जहाँ से ये इम्पल्स जनरेशन करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, वहाँ पे इसमें बिगाड़ आ जाता है। जब इसमें बिगाड़ आ जाता है तो इसका असर सारी बॉडी पे पड़ता है और फिजिकल सिम्टम्स में ट्विस्टिंग ऑफ लिम्स और फ्रोथिंग और इस किस्म के अलामात में ये फिर निकलता है, और बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है और कॉन्शियस लेवल भी इसमें मुतासिर हो जाता है। अब आ जाते हैं स्टेटिस्टिकली। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये 9.9 या ऑलमोस्ट आप 10% को कह सकते हैं, या 10% खैर थोड़ा है। 1,000 पेशेंट्स के अंदर 10 मरीजों को एपिलिप्सी ये डायग्नोज हो जाती है, और ये वो डायग्नोस्टिक केसेस होते हैं जो ट्रीटेबल या इसको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कुछ ऐसे केसेस भी नोट होते हैं, या ये कहा जाता है कि नोट ही नहीं होते, जो लो लेवल के होते हैं, जिसको अगर आप ट्रीट ना करो तो उससे जिंदगी नहीं जा सकती या इतने डेंजर कंडीशन नहीं होते। ये उसके अलावा ये स्टेटिस्टिक जो मैंने आप लोगों को 10 in 1,000 केसेस बताए, ये वो लोग हैं जिसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ये हॉस्पिटल जाते हैं और फिर डायग्नोज हो जाता है। जो अनडायग्नोज केसेस हैं वो इसके जुमरे में नहीं आते। और ये एपिलिप्सी जो है ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली 15 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा है। और जो रिसर्च से एक बात साबित हुई है, 30 साल से कम उम्र के लोगों में एपिलिप्सी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो एपिलिप्टिक फिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एपिलिप एपिलिप्सी जो है ये माँ से बच्चों में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आप आप सबको अगर पता हो जीन म्यूटेशन का, जेनेटिकल म्यूटेशन के थ्रू जो बीमारियां बच्चों में आती हैं, इसके तकरीबन 4 अकसाम होते हैं। एक क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन या इनहेरिटेंस होता है, एक मल्टीफैक्टोरियल जीन इनहेरिटेंस होता है, एक सिंगल जीन म्यूटेशन या इनहेरिटेंस होता है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस। तो ये एपिलिप्सी जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस के थ्रू माँ से बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसका जो मेन वजह है वो माँ के जीन में अगर माँ को हो तो बच्चों में आ जाती है। इसके अलावा इसके और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई ट्रामा, ब्रेन को कोई ट्रामा हो जाए, या इसके अलावा स्ट्रोक हो जाए किसी को, उसके बाद भी हो सकते हैं। इस किस्म के और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती है, उसमें भी फिट्स बंदे को पड़ सकते हैं।
ठीक है। जो नॉन एपिलेप्टिक फिट्स हैं उसमें ब्रेन के अंदर कोई एनाटॉमिकल या कोई ट्रॉमेटिक या कोई डैमेज का मसला नहीं होता, बल्कि उसमें कोई फंक्शनल केस मौजूद होता है या कोई फंक्शनल फैक्टर मौजूद होता है। जैसे अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से या कोई डिमांडिंग बिहेवियर होता है या इस किस्म के कोई और वजूहात होते हैं जिसकी वजह से उसको एक डिप्रेसिव इलनेस हो जाती है। तो उस डिप्रेसिव इलनेस की वजह से उसका जो डिप्रेशन है वो अलामात की शक्ल में बंदे पे आ जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिट्स की शक्ल में जाहिर हो जाते हैं। तो फिर उसको हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स उसको बोलते हैं। ठीक है। तो आगे जाते हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स भी मैंने दिए हुए हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। जो लोग एपिलेप्टिक होते हैं, एपिलेप्टिक लोगों में फिट से पहले उन लोगों को थोड़ा सा पता लगता है, जनरलाइज एपिलेप्टिक फिट्स के जो पेशेंट होते हैं उसको अंदाजा लगता है। इसको बोलते हैं प्री एपिलेप्टिक फेज, जिसमें फिट्स के आने का उसको खदशा हो जाता है, उसके दिमाग पे बोझ आ जाता है और थोड़ी सी उनुगी या डिजीनेस उस पे तारी हो जाता है। तो वो फिर साइड पे अक्सर बैठ जाते हैं और फिट्स उसके बाद फिर उन लोगों पे कुछ दौरानिए के दौरान आ जाते हैं। तो दिमाग पे बोझ का आना भी एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दोनों में एपिलेप्टिक या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स दोनों में हो सकते हैं। तो जी, तो फिट्स के पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क होता है एपिलेप्टिक फिट्स और नॉन एपिलेप्टिक फिट्स दोनों में। हम डिफरेंस आज पढ़ेंगे, पहले जरा इसकी डिफिनेशन पे थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। व्हाट आर फिट्स? फिट्स आर सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस इन द ब्रेन। ठीक है, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि फिट्स ब्रेन के अंदर एकदम से अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये स्टार्ट हो जाता है, फोकली या लोब या मल्टी एरियाज में भी हो सकता है। और ये फिट्स, ये अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब हो जाता है तो ये उस बंदे के बिहेवियर में चेंज लेके आ जाता है, मोमेंट्स में चेंज आ जाता है, क्योंकि ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर मोटर एरिया में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अनकंट्रोल हुआ है तो सारे मोमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह और भी सिस्टम या और भी जगह को यह मुतासिर कर सकता है, लर्निंग को कर सकता है, कॉन्शियस लेवल को कर सकता है, मोमेंट्स ऑफ फीलिंग्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। if you have two or more fits or a tendency to have recurrent fits, you have epilepsy। अच्छा, एपिलिप्टिक फिट्स या नॉन एपिलिप्टिक फिट्स या फिट्स के मुतालिक जितने भी बीमारियां हैं, इसको बीमारी के साथ तब हम मुंसलिक करेंगे या किसी डायग्नोसिस की तरफ आएंगे जब किसी बंदे को सारी जिंदगी में दो या दो से ज्यादा फिट्स पड़े होंगे। एक फिट्स के मुतालिक रिसर्च ने बताया हुआ है कि एक फिट्स तकरीबन 4 से लेके 10% तक लोगों में सारी लाइफ में एक फिट जरूर आता है। तो एक फिट की आने की वजह से अगर उसको कोई दूसरा फिट या दो से ज्यादा फिट्स नहीं आए तो हम इसको कोई बीमारी, एपिलेप्सी या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स या कोई बीमारी डायग्नोज नहीं कर सकते। ये आ सकते हैं किसी को। तो इसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए वर्ल्ड वाइड दो फॉलो करने वाली चीजें हैं। एक को बोलते हैं डीएसएम, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। इसमें आजकल डीएसएम 5 चल रहा है, 6 में अपडेट आ रहा है, और एक है ICD-11-10, इसका आया हुआ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICD-10 का मतलब होता है इन, ये दो बड़े बुक्स आप इसको कह सकते हैं, या क्राइटेरिया, बीमारियों के क्राइटेरिया के लिए वर्ल्ड वाइड अमेरिकन काउंसिल से, वर्ल्ड वाइड काउंसिल से ये दिए हुए हैं। इसमें हर बीमारी के अलामात होते हैं, इसके वजह से हम बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। ठीक है। इसके बाद नॉन एपिलेप्टिक फिट्स या कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर को पहले पहल हिस्टीरिया भी बोलते हैं, आजकल भी इसको हिस्टीरिया भी बोल सकते हैं। ये एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसके पीछे आमतौर पर डिप्रेशन या कोई डिमांड मौजूद होता है। इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल एंड सेंसरी प्रॉब्लम्स सच एज पैरालिसिस। इसमें एपिलेप्टिक की तरह अलामत भी हो सकते हैं लेकिन पीछे ब्रेन के अंदर कोई डैमेज नहीं होता, या उसकी तरह ना हो तो साइकोजेनिक पैरालिसिस इसमें हो सकता है, साइकोजेनिक सेंसरी प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं, साइकोजेनिक नमनेस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, सीजर्स हो सकते हैं इसी तरह। तो लेकिन इसके पीछे कोई अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिक पैथोलॉजी या एनाटॉमिकल डिफेक्ट या कोई डैमेज नहीं होगा। तो फिर इसको जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर लेबल करते हैं।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी, कि आर यू थिंक दैट देयर इज सम डिफरेंसेस या डिफरेंट फिट्स अदर देन एपिलेप्टिक फिट्स? एपिलिप्सी के अलावा भी कोई फिट्स पाए जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली पाए जाते हैं। उसको हम नॉन एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हैं या उसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। आर फिट्स एंड सीजर सेम थिंग आर डिफरेंट? फिट्स और सीजर एक ही चीज है या कोई अलग अलग चीजें हैं? तो फिट्स और सीजर एक ही चीज है। फिट्स को हम इंटरचेंजेबली सीजर्स के साथ यूज कर सकते हैं, या सीजर्स को हम फिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आओ चले इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे इस स्लाइड्स के अंदर। इस स्लाइड के अंदर मैंने डिफरेंस बिटवीन इपिलेप्टिक फिट्स और नॉन इपिलेप्टिक फिट्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इपिलेप्टिक फिट्स के कैरेक्टरिस्टिक मैंने इस साइड पे दिया हुआ है, और कन्वर्जन डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक मैंने, या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स के कैरेक्टरिस्टिक मैंने दूसरे साइड पे दिए हुए हैं। इसके डिफरेंसेस को कैटेगोरिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्यूरेशन को डिस्कस करते हैं। एपिलेप्टिक फिट्स का ड्यूरेशन हमेशा शॉर्ट कम होगा, क्योंकि एपिलेप्टिक फिट्स में साइनोज होता है। बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ये होती है, और इसके अंदर पेशेंट चूंकि अनकॉन्शियस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसका ड्यूरेशन आमतौर पर कम होता है। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ गया या मुसलसल 10 मिनट के अंदर दो या दो से ज्यादा फिट्स आ गए, 4-5 मिनट के, तो ये फिर पेशेंट को स्टेटस एपिलेप्टिकस अटैक में लेके जा सकते हैं, जो बहुत जानलेवा है, जो मरीज को मार सकती है। एक डेंजर कंडीशन है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ड्यूरेशन एपिलेप्टिक फिट्स का शॉर्ट होता है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक हो सकता है, आमतौर पर सेकंड्स के अंदर, या 1 से 2 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो नॉन एपिलेप्टिक फिट होता है, उसका ड्यूरेशन आमतौर पे बहुत ज्यादा होता है। हमने पेशेंट्स देखे हैं जो घंटों के हिसाब से फिट्स में होता है, या दिनों के हिसाब से भी में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइनोज नहीं होता। पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं आती, तो इसमें पेशेंट पड़ा रहता है या अनकॉन्शियस कंडीशन में। लेकिन ये अनकॉन्शियस कंडीशन फिजिकली होती है, मेंटली वो अवेयर होता है। मेंटली उसे सारी चीजों का, माहौल का, बातों का, सारी चीजों का अंदाजा लगता है। तो ये अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, पेशेंट को कोई खतरा इसमें नहीं होता। कुछ केसेस में दिनों के हिसाब से भी ये फिट पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ड्यूरेशन का फिट हो गया कि इपिलिप्टिक फिट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे और हो सकते हैं, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर का फिट्स ये लॉन्ग ड्यूरेशन का हो। दूसरा है इनकॉन्टिनेंस का। इपिलिप्टिक फिट्स के अंदर, स्पेशली अगर जनरलाइज इपिलिप्सी हो, उसके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या बावल इनकॉन्टिनेंस, बच्चा हो बड़ा हो, अगर इपिलिप्टिक फिट्स उस पे आ गया तो अक्सर उससे छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब निकल जाता है, उसका कंट्रोल नहीं होता। जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर के फिट्स के पेशेंट में या नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट के अंदर ये कंट्रोल होता है, और उसमें कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं होता। बाज दफा बच्चों में, अगर 8-9 साल का बच्चा है और उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो, वो कभी कभार एग्रेशन की वजह से कर सकता है, लेकिन एक अलामत के बेस पे मैंने बताया कि हम डायग्नोसिस नहीं करते, हम फिर अलामत को रिलेट करते हैं क्लिनिकल उसके साथ भी। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वीडियो भी बनानी पड़ती है फिट्स के, और उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, जैसे ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इसको हम लास्ट स्लाइड के अंदर फिर डिस्कस करेंगे। अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कंफ्यूजन हो फिर उसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, और भी हमारे पास टूल होते हैं, हिस्ट्री भी होती है। ठीक है, माँ बाप की हिस्ट्री भी होती है। तो ये फिर दो अलामत हो गए, एपिलेप्टिक फिट्स में इनकॉन्टिनेंस होगा, नॉन एपिलेप्टिक फिट्स में इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। थर्ड टॉपिक, थर्ड जो डिफरेंस है इसमें वो है टंग बाइटिंग। ये एपिलेप्टिक फिट्स में मौजूद होते हैं, अक्सर फिट्स के अंदर ये जुबान को जख्मी कर लेते हैं, जबकि नॉन एपिलेप्टिक फिट्स या कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर नहीं होता टंग बाइटिंग आमतौर पे। ये नहीं होता इसमें टंग बाइटिंग। एपिलेप्टिक फिट्स के अंदर साइनोज होगा, और ये साइनोज तब खतरनाक होगा जब एक फिट बहुत ज्यादा ड्यूरेशन 5 मिनट से ज्यादा हो जाए, या 10 मिनट के अंदर मुसलसल 2 या 3 फिट्स या इससे ज्यादा फिट्स आ जाए, तो फिर ये स्टेटस एपिलेप्टिकस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। और इसके अंदर एपिलेप्टिक फिट्स के अंदर आर्म और लेग की ट्विस्टिंग होती है, हाथ पांव इस तरह मुड़ जाते हैं। जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर आमतौर पे चेस्ट के या ट्रंक के मूवमेंट पेशेंट करता है, लिम्स के मूवमेंट उसमें इतने नहीं होते। ये भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो इपिलिप्टिक फिट्स होते हैं उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, इसीलिए पेशेंट को या उसके रिलेटिव को डॉक्टर साहब बताते हैं कि इस पेशेंट को आपने दरिया के किनारे या कुएं के किनारे या आग के साथ नहीं बिठाना,
अगर इस दौरान में उसको फिट्स आ गया तो ये उसमें गिर जाएगा क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे माशरे में इसके मुतालिक ये मशहूर है कि इसको अगर कुएं के किनारे बिठा देती है उसमें गिर जाएगा, ये बीमारी उसको गिरा देती है। या अ, इस तरह कुछ परिजात या पिरियान वगैरह ये चक्कर फिर उसमें लोग लेके आते हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता। ये बीमारी उसको अनकॉन्शियस फिट के दरमियान कर देती है और उस फिट की वजह से ये फिर गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको प्रिकॉशन में या छत पे इस जगह एक से जगह पे इसको नहीं बिठाना। जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स का पेशेंट ये मेंटली एक्टिव होता है, मेंटली अवेयर होता है, लेकिन फिजिकली वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में होता है। एपिलेप्टिक नॉन एपिलेप्टिक फिट्स या कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट से अगर आप पूछ लें कि फिट्स के दौरान आप लोगों की बातें सुन रहे थे या दिल में अवेयर थे, तो कहेगा कि हाँ, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता। तो ये इनके बीच में बहुत बड़ी डिफरेंसेस है जो मैंने बताया, इस बेस पे हम फर्क कर सकते हैं। ठीक है, कि ये एपिलेप्टिक फिट्स है या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स है। इसके अलावा एक और फर्क भी है जो क्लिनिकली डॉक्टर हजरात से निकली हुई है एक्सपीरियंस के बेस पे। वो ये है कि एपिलेप्टिक फिट्स चूंकि ब्रेन डैमेज या डैमेज के बाद या कोई न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होगा उसकी वजह से निकलते हैं, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के साथ इसका ताल्लुक ज्यादातर होता है। तो उस दौरान फिट्स के दौरान हम पेशेंट की बॉडी को जब देख लेते हैं और उसके पाव को देख लेते हैं, तो पाव का अंगूठा और पाव ये डॉर्सिफ्लेक्शन में जाता है फिट्स के दौरान। जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट की फिट्स के दौरान उसका पाव डॉर्सिफ्लेक्शन में नहीं जाएगा, या तो प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा या किसी तरह एब्सेंट होगा, मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगा उसका। तो ये भी क्लिनिकली एक बहुत बड़ी अलामत है, इसके बेस पे भी हम इसको पहचान सकते हैं। आखिर में हम आ जाते हैं ईईजी की तरफ। ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ को बोलते हैं, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करते हैं, उसमें वेव्स को नोट करते हैं और उसकी कंडक्शन सिस्टम को नोट करते हैं। जब भी कोई बंदा एपिलेप्टिक फिट्स में होता है, एपिलेप्सी के दौरान इन वेव्स में चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, तो उसको इस तरीके से नोट किया जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है और इससे फिर डायग्नोज में आसानी बढ़ती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो लेक्चर। आप लोगों को आप लोगों ने बताना है कि टॉपिक कैसे लगा, इंफॉर्मेशन कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और आप लोगों का कोई ऐसा टॉपिक हो जो जिस पे वीडियो बनानी है, जिस पे करवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इस टॉपिक में भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह वो हम साथ में करेंगे। और भी मजीद अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।